नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में कोविड-19 यानी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इस विश्वव्यापी जो एक संक्रमण फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, उससे लड़ने को लेकर किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जिस वक्त दुनिया में कहें कि कोविड-19 का संक्रमण शुरू हुआ था और जैसे ही भारत में कोविड-19 दस्तक दी थी, उसके बाद केंद्र की सरकार की अगर बात की जाए तो वो उसने अपनी तैयारियां की और कैसे कोविड-19 से लड़ने को लेकर सरकार ने अपने कदम उठाए, उसको समय समय पर बताया और उस पर अमल भी किया। और साथ साथ मध्य प्रदेश में जबलपुर में जैसे ही कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में लगातार कोविड-19 संक्रमण से लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। एक वक्त वो था देश की अगर बात की जाए तो जब पीपीई किट मध्य प्रदेश में नहीं बनते थे, मास्क की कमियां हुआ करती थी, और उसके बावजूद भी आज समय ऐसा आया जब इस देश में पीपीई किट बनने लगे, मध्य प्रदेश में पीपीई किट बनने लगे, मास्क की जो कमियां थी वो हुई। इसके अलावा वेंटिलेटर को लेकर जिस तरीके से शुरुआत में एक बहुत ये कहें कि एक माहौल बना हुआ था, उसको किस तरीके से उसकी तैयारियां राज्य सरकार ने की, केंद्र सरकार ने की। और आज अगर देखा जाए तो बहुत कम वेंटिलेटर का इस्तेमाल जो है वो कोविड-19 के मरीजों के लिए किया जा रहा है। यानी कि तैयारियां पुख्ता हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए हैं, राज्य सरकार आने वाले दिनों में किस तरीके से कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए, कम करने को लेकर प्रयास कर रही है, और जो संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है, या यूं कहें कि रिकवरी रेट जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सुधर रहा है, अब करीब करीब 75% के करीब रिकवरी रेट जो है वो मध्य प्रदेश का पहुंच चुका है। ऐसे में राज्य सरकार आने वाले समय में इसको और सुधार के लिए किस तरीके के प्रयास कर रही है, और जल्दी से जल्दी संक्रमित व्यक्ति को ट्रेस करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, हमारे साथ डॉक्टर अशोक भार्गव जी हैं। आप सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर अशोक भार्गव जी, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि जिस तरीके से इस संक्रमण ने अपने पैर पसारे हैं, खासकर अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक वक्त था शुरुआत जबलपुर से हुई थी, और आज हम देख रहे हैं कि जो महानगर है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और इसके अलावा अब तो सभी 52 जिलों में जो है कोरोना संक्रमण फैल चुका है। आंकड़े धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कम होने का भी फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो इस संक्रमण से लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं? कोविड-19 जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वव्यापी महामारी है, और इसने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा और हमारी समृद्धि और अर्थव्यवस्था के लिए एक अभूतपूर्व संकट निर्मित किया है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह से समाप्त करने, इसके फैलाव को नियंत्रित करने और कोरोना संक्रमित मरीजों का पर्याप्त इलाज करने और इस दिशा में सभी तरह के उपकरण, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से संकल्पवान है, कटिबद्ध है। डॉक्टर भार्गव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, कई ऐसे अभियान रहे प्रदेश सरकार के पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो किल कोरोना अभियान हो, चाहे वो इस तरह के अभियान की घर घर तक पहुंचकर ट्रेसिंग करने की बात की जाए, ये कितना मददगार साबित हुए हैं कोरोना संक्रमण को ट्रेस करने को लेकर? कोरोना वायरस के संक्रमण को टेस्ट करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान हमारा चल रहा है, और अभी जो कोरोना वायरस की वृद्धि की जो दर है वो बहुत ही कम 2.34% है, जबकि हमारा रिकवरी रेट जो है 76.1% हो गया। प्रदेश में सैंपल की जो जांच करने की क्षमता प्रारंभ में बहुत कम थी, लेकिन अब प्रतिदिन 25,060 की हमारी टेस्टिंग की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, और ये जांच निःशुल्क हो रही है। और जो ऑक्सीजन युक्त जो सामान्य बिस्तर हैं उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, और प्रदेश के 42 अस्पतालों में, जिला चिकित्सालयों में पृथक से आईसीयू जो है बनाने का प्रस्ताव है, वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक संक्रमण हुआ था उन्हें हमने कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है, और इसी के तहत अभी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ,
घर घर जाकर हमारे सर्वे दलों ने दस्तक दी। कुल 11,500 हमारे सर्वे दल बनाए गए थे, जिन्होंने घर घर जाकर मरीजों को चिन्हित किया है, उनकी पहचान की है और प्रदेशवासियों की सहायतार्थ टोल फ्री नंबर 104 की हेल्पलाइन भी प्रारंभ की गई है। विभागीय वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति एक क्लिक पर कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियों को वो प्राप्त कर सकता है। अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में 836 फीवर क्लिनिक भी प्रारंभ किए गए हैं, जहां पर सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम और जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द से संबंधित जो है उनकी पहचान की जाती है। इसमें भी अभी लगभग 40,000 से अधिक इनके जो है रोगियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना भी प्रारंभ की है कोरोना वॉरियर्स के कल्याण के लिए, जिसके तहत 50 लाख की सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रदेश शासन की ओर से की जा रही है। और इसके साथ साथ आमजन से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा अभियान अभी सहयोग, सुरक्षा और संकल्प इसके नाम से हम अभी जो है 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। और मैं ये भी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो अन्य विभाग हैं, आयुष विभाग है, होम्योपैथी, यूनानी, इनकी ओर से भी मुफ्त में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपनी जो प्रतिरोधी क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए काढ़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, होम्योपैथी की दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जीवन शक्ति योजना के तहत जो हमारी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उन्होंने मास्क बहुत सस्ती दरों पर बनाए हैं। वे भी करीब 10 लाख से अधिक मास्क जो है वितरित किए जा चुके हैं और उनके खाते में राशि भी ट्रांसफर की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है कोरोना वायरस को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश लगातार कर रही है। एक आम जन में एक जिज्ञासा ये भी है जानने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था उस वक्त जो व्यक्ति टेस्ट कराता था उसकी रिपोर्ट आने में करीब 2 से 3 दिन लग जाया करते थे, लेकिन अब वो समय है वो करीब 2 से 3 घंटे, बल्कि अब तो 1 घंटे के अंदर भी कई बार रिपोर्ट सामने आ जा रही है। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और ये तंत्र कैसे मजबूत हुआ? ये तंत्र अब पूरी तरह से मजबूत है। हमारे मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं प्रदेश के सभी में RT-PCR मशीनें स्थापित हो चुकी हैं। वहाँ पर उनकी जो क्षमता है उसका पर्याप्त उपयोग करते हुए जो टेस्ट लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में ट्रू नॉट एक और मशीन जो है वो उपलब्ध कराई गई है। इससे भी हमारी टेस्टिंग क्षमता बढ़ी है और जल्द ही परिणाम भी इसके जो है बताए जा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी शुरुआत से अब तक, और अभी भी क्या चुनौतियां ऐसी हैं? क्योंकि देखिए ये संक्रमण ऐसा है कि जो उसको टेस्ट करने वाला है उसको भी बचना है इससे, जो इलाज करने वाला डॉक्टर है उसको भी बचना है और जो मेडिकल स्टाफ उसके साथ लगा हुआ उसको भी इससे बचना है। तो कितनी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने थी इसको लेकर? स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां बहुत अधिक थीं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन का जो हौसला है वो चुनौतियों से बहुत बड़ा रहा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो बाधाएं हैं हमारे सामने, जो चुनौतियां हैं, पहली बात तो ये है कि जो सामाजिक सुरक्षित दूरी करने का जो पालन है उस दिशा में अभी और अधिक जागरूकता निर्मित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आम आदमी जो है वो इस दिशा में अभी उतना सतर्क नहीं हुआ है। बार बार और अधिक समझाइश देने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है कि सामाजिक सुरक्षित दूरी बनाए रखने का जो नियम है और मास्क पहनने का जो नियम है उसके प्रति लोगों में और अधिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ एक नया जो अत्यंत ही चिंताजनक पहलू जो सामने आ रहा है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके प्रति और जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं या संभावित मरीज हैं उनके प्रति एक विशेष प्रकार का भेदभाव या उन पर लांछन लगाने की जो दूषित मानसिकता है ये बढ़ रही है। तो इसे भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ साथ कई बार जो है दूरस्थ अंचलों में सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर इलाज जो है बजाय अस्पताल में जाने के स्वयं करने लगते हैं या झाड़ फूंक में विश्वास करने लगते हैं या जादू टोने में विश्वास करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ भी जागृति निर्मित करने की आवश्यकता है। और आम धारणा ये बन गई है कि हमारी तो प्रतिरोधी क्षमता बहुत अच्छी है और हम यदि इनका नियमों का पालन ना भी करें, सावधानी ना भी बरतें तो हम इससे संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। कई बार संक्रमण का हमें पता भी नहीं चलता। अभी जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 95% जो व्यक्ति हैं वो इससे संक्रमण से अच्छे भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चल रहा और अच्छे हो भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है।
इसी के साथ साथ में ये भी लोग मानकर चलते हैं कि एक बार यदि हम संक्रमित हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो दोबारा संक्रमण नहीं होगा, लेकिन ये धारणा भी पूरी तरह से गलत है। हाँ। और अभी ये हुआ भी, राज्य सरकार के एक मंत्री थे जिनको दोबारा भी कोरोना हो गया था। जी, तो इस क्षेत्र में और अधिक हम एक इसी सहयोग से सुरक्षा अभियान के माध्यम से जागृति निर्मित करने का प्रदेश स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती है, एक हमारे सामने ये भी है कि सही और प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाना। लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आने वाली जो जानकारियां हैं उन पर उनकी प्रामाणिकता को जाने बगैर उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसे एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगते हैं, तो इससे एक दहशत का माहौल, भय का माहौल निर्मित होता है। हाँ। तो ये कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि ये इतनी सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, जिनका हम बखूबी सामना करेंगे। हाँ सर, आपने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कही अपने इस जवाब में। एक तो आपने जागरूकता की बात की कि आपको जागरूक करना, लोगों तक भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा जिस तरीके से प्रिकॉशन लिए जाने हैं, ये जनता तक, आम जनता तक इस बात को पहुंचाना भी ज़रूरी था। जैसे एसएमएस की बात की जाए, एक बड़ा अच्छा स्लोगन चला था एसएमएस, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र। इसके अलावा 6 पीस का भी जिक्र आया बीच में। और खासकर जागरूकता को लेकर अगर बात की जाए, किस तरीके से, क्योंकि बतौर मीडिया, दूरदर्शन के नाते हम तो आम जनता तक, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक पहुंचा ही रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। इसके अलावा लेकिन और क्या वो तंत्र थे, क्योंकि सोशल मीडिया का भी ये पूरा दौर चल रहा है और कई इलाके मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर या आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों तक उनकी भाषा में या उनके तरीके से वो जागरूकता कार्यक्रम पहुँचाना, ये किस तरीके से इस पर प्लानिंग हुई है? हमारा जो इस सहयोग सुरक्षा से संकल्प के साथ में कोरोना वायरस के विरुद्ध जो अभियान प्रारंभ हुआ है, उसमें हमारे मुख्य रूप से 6 चीज़ों का हमने लिया है। पहली बात तो यह है कि जो लोगों में कोरोना वायरस से अपने आप को बचाव के जो तरीके हैं, सावधानी के जो तरीके हैं, उनको अधिक से अधिक प्रमोट करना, उनको अधिक से अधिक लोगों के बीच में लाना और उसके प्रति उनको प्रेरित करना। और न केवल उनको प्रेरित करना, वरन उसके साथ साथ में जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों में उनको शुमार करें, वे हमारी आदतों का एक हिस्सा बने, और न केवल हिस्सा बने, वरन वो निरंतर हमारे व्यवहार में क्रियाशील भी रहें जी। और इसी के साथ साथ जो सूचना तंत्र है उसको हमने और अधिक मजबूत किया है। जो भ्रामक और भय या दहशत निर्मित करने वाली जानकारियां हैं, उनके खंडन के लिए जो हमारा सोशल मीडिया है और मल्टीमीडिया है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विभागीय जो वेबसाइट है और जो डिजिटल मीडिया है, इसका पूरी सक्रियता के साथ में उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई भ्रांति ना हो, किसी तरह का कोई दहशत या भय का माहौल निर्मित ना हो। और इसी के साथ साथ में हमारी जितनी भी जनभागीदारी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और इसके साथ साथ जो समुदाय आधारित संगठन हैं, एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस, और इसके अलावा जो अन्य विभागों की जो समुदाय आधारित जो संगठन हैं, उन सबको भी जोड़ने का हमने प्रयास किया है। और जो हमारे सेवादाता हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारे वास्तविक कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके प्रति किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, उनके प्रति लोगों में सम्मान का भाव आए, आदर का भाव आए, इसके लिए भी हमारा प्रयास इस अभियान के माध्यम से सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा अमला भी है प्रदेश में, देश में, जो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। चाहे वो आशा एएनएम कार्यकर्ताओं की बात की जाए, ये तमाम वो ब्रिगेड है स्वास्थ्य विभाग की, जो चाहे कितने ही बड़े अभियान हो, चाहे वो कुपोषण को लेकर अभियान की बात की जाए या टीकाकरण को लेकर बात की जाए, ये आम जन तक पहुँची हैं। ऐसे में इस कोरोना के काल में भी, चाहे वो सर्वे को लेकर हो, टेस्टिंग को लेकर हो, ये वो अमला था जो ग्राउंड लेवल पर निचले स्तर तक पहुंचा। उसके सामने जो चुनौतियां आई, कई बार आम जनता को जागरूक करना भी इस मामले में बेहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि कई भ्रांतियां ये भी थी कि कई बार हमने देखा कि उनको घर तक में दस्तक नहीं दी गई। वो गए तो दस्तक के तौर पे ही थे किल कोरोना अभियान के तहत, लेकिन कई बार वो घर तक भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आम जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, कि कोई व्यक्ति अगर उनके घर पे पहुंच रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहुंच रहा है, तो उनकी सेहत के लिए ही पहुंच रहा है, वो ठीक रहे इसीलिए पहुंच रहा है, ऐसे में उनका सहयोग कितना ज़रूरी है? जनता की भागीदारी के बिना कोविड-19 के विरुद्ध हमारी जो जंग है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ। अभी पिछले महीने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश में
हमारे जो मैदानी स्तर के कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, इन सब के सर्वे दल बनाए गए जिन्होंने घर घर जाकर दस्तक दी और दस्तक देने के बाद उनको हमने पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर, कुछ आवश्यक दवाइयाँ और इसके साथ साथ में मास्क और सैनिटाइज़र, ग्लोव्स, ये सब भी उनको उपलब्ध कराए थे। ये घर घर जाकर उन्होंने जांच की। पिछले 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रा की हो, सर्दी, खांसी, जुकाम या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। घर में ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनकी स्थिति कैसी है। और इसके साथ साथ में जो असंचारी रोग हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है और हार्ट की बीमारियां हैं और हाइपरटेंशन है, इससे संबंधित जो मरीज हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से छूट गए हों तो उनकी जानकारी इकट्ठी हुई। और इसके साथ साथ जो हमारी गर्भवती माताएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया। और इस पूरे सर्वे के दौरान जितने भी इस तरह के जो चिन्हांकित संदिग्ध मरीज थे उन सबको अस्पताल में, फीवर क्लिनिक के साथ साथ अन्य जगह आवश्यकता अनुसार उनको उपचार भी उपलब्ध कराया गया। तो किल कोरोना अभियान का मकसद यही था कि हम इस संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करें, इसके प्रसार को पूरी तरह से नियंत्रित करें और इसके साथ साथ समाज में जागृति निर्मित करने का प्रयास किया जाए, लोगों को चैतन्य बनाने का प्रयास किया जाए कि कैसे हम इस जंग में अपनी जीत को अर्जित कर सकते हैं। सर, फीवर क्लिनिक की शुरुआत तब हुई थी जब गर्मी का वक्त चल रहा था और उस वक्त मौसम जनित जो बीमारियां गर्मी के वक्त में हुआ करती थी, ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो उसी को बुखार आए, क्योंकि वो एक समय ऐसा आ गया था कि किसी को अगर फीवर भी आ रहा था तो उसको ये इस बात का डर था कि कहीं कोरोना का संक्रमण तो उसके अंदर नहीं है। लेकिन कुछ और सामान्य बुखार, सर्दी जुकाम की वजह से भी अगर उसको दिक्कतें थी तो वो फीवर क्लिनिक तक पहुंचा। ऐसे में अब चूंकि बारिश का वक्त आ गया है और इस वक्त में या आने वाले समय में अब डेंगू मलेरिया का समय चालू हो जाता है, आमतौर पर हमने देखा है। ऐसे में क्या ये फीवर क्लिनिक्स अभी लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे? और चूंकि अब डेंगू मलेरिया का समय भी अब आ चुका है तो ऐसे में उसके संक्रमण की जांच को लेकर भी क्या फीवर क्लिनिक्स पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? फीवर क्लिनिक अभी पूरे प्रदेश में लगभग 836 की संख्या में क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं। फीवर क्लिनिक बनाने के पीछे मकसद ये था कि जो हमारे जनरल वार्ड के जो मरीज हैं, ओपीडी में जो मरीज आते हैं, उनमें कई बार सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम के भी मरीज होते हैं और अन्य बीमारियों के भी मरीज होते हैं। लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम और इससे संबंधित जो मरीज हैं उनकी पृथक से जांच हो और पृथक से उनका जो है परीक्षण किया जाए, उसी के लिए जो है फीवर क्लिनिक बनाए गए थे, जहां पर पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर और अन्य जो आवश्यक उपकरण और दवाइयां जो हैं उपलब्ध कराई गई थी। तो फीवर क्लिनिक अभी भी लगातार काम कर रहे हैं और फीवर क्लिनिक के प्रारंभ होने से ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ कि ऐसे मरीज जो संदिग्ध हो सकते हैं या संभावित हो सकते हैं, उनका जो इलाज है वो फीवर क्लिनिक में हो रहा है और जो सामान्य बीमारियों के जो मरीज हैं वे अपना ओपीडी में सफलतापूर्वक इलाज करा रहे हैं, उपचार प्राप्त कर रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में किसी तरह का कोई क्लेश वहाँ पर नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि जिस तरह क्वारंटीन को लेकर बात की जाए, या अब हमने एक चीज़ और देखी है कि अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो सरकार ने एक विकल्प और दिया है कि घर में भी आइसोलेट किया जा सकता है उसको। आपको एक अंडरटेकिंग साइन करवाई जाएगी और आपको सख्ती से आपको अपने आप को क्वारंटीन करना होगा। ये किस तरह के सिम्टोमेटिक लोग होंगे जिनको ये सुविधा मिल सकती है, और अगर ये उनको मिलती है तो क्या वो सावधानियाँ उनको बरतनी होंगी? इस तरह के ऐसे व्यक्ति जिनको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, उनको आइसोलेशन के लिए घर में ही रखने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके संबंध में सावधानी इस बात की रखनी है कि जब वे अपने घर में रहें तो घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से मास्क का उपयोग करें। मास्क के साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि 6 से 8 घंटे के बीच उसका जो है बदलाव हो जाए। घर के जो अन्य सदस्य हैं उनसे एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अपनी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर ने सलाह दी है उसका वो पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं उसका पालन करें और सुबह जो है अपना व्यायाम करें, योग करें ताकि प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती रहे। गर्म पानी का सेवन करने का और जो अन्य सावधानियां बरतने के लिए जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसका उन्हें पालन करना चाहिए। मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो वस्त्र हैं, उपयोग किए जाने वाली जो सामग्री है, उसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्य ना करें। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रहें। तो घर में भी क्वारंटाइन यदि सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक रहा जाता है तो इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित
हुआ जा सकता है। सर, ये संक्रमण ऐसा है कि ये अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है, क्योंकि शुरुआत के दौर में जब ये संक्रमण शुरू हुआ था तो कुछ साधारण सिम्टम्स थे उसके, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके सिम्टम्स भी अलग अलग निकल कर सामने आ रहे हैं। मौतें अगर मध्य प्रदेश में देखें, जो मौत का आंकड़ा है वो करीब करीब 1300 के करीब अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है सर, और ये चिंता का विषय भी है। ऐसे में इसको कम करने को लेकर किस तरीके के प्रयास अब राज्य सरकार के हैं, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक विषय है कि रोजाना जिस तरीके से 15, 17, 20 मौतें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। जो टेस्टिंग क्षमता है वो निरंतर हमारी बढ़ाई जा रही है, जो आवश्यक उपकरण हैं उनकी भी संख्या में निरंतर विस्तार हो रहा है, लोगों को चैतन्य और जागरूक किया जा रहा है। और ये जो अभियान है, क्योंकि जब तक जनता की भागीदारी इसमें बढ़ती नहीं है तब तक हमें और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रहकर काम करना पड़ेगा। तो जनता की भागीदारी, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन हो, हमारे समाज के धर्मगुरु हों, समाज सेवी हों, प्रतिष्ठित नागरिक हों, और जो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड हैं, और जो हमारी स्व सहायता समूह हैं, और मैदानी स्तर पर जो काम करने वाले हमारे विभिन्न विभाग हैं, उनके भी जो समुदाय आधारित संगठन हैं, इन सबके समवेत सहयोग से ही हम इस चुनौती का अच्छी तरह से पूरी शक्ति के साथ में सामना कर सकते हैं। सर, एक दूसरा पहलू भी इसका दरअसल ये आता है निकल के सामने कि हम अगर पिछले 2 से 3 महीने या 4 महीने पहले जाते हैं कि कई शहर ऐसे थे, भोपाल, इंदौर उनमें से एक शामिल थे, जिनमें 100 के करीब आंकड़े तब भी आ रहे थे। टेस्टिंग हमारी उतनी नहीं थी, हम उतनी टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग भी बढ़ गई है, हमने कई गुना अपनी टेस्टिंग को बढ़ाया है, लेकिन आंकड़े लगभग वहीं पे बने हुए हैं। क्या ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं अगर टेस्टिंग बढ़ रही है और आंकड़े अगर वहीं बने हुए हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं? ये एक संकेत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। इसमें लोगों का एक आम धारणा ये बन गई है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो वो ये मानकर चलते हैं कि कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया, जबकि हकीकत ये है कि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमें कोविड-19 के साथ में रहने की आदत को विकसित करना पड़ेगा, जब तक कि कोई कारगर वैक्सीन या कोई इसका इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता। तो लोगों को अपनी आदतों में जो है बदलाव करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा, और जो स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं, लॉकडाउन के जो नियम हैं, उनका सख्ती से पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस स्थिति का सामना कर पाएंगे। सरकारी स्तर पर, युद्ध स्तर पर, सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो उपकरण बढ़ाने के हों, चाहे वो टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के हों, चाहे वो अभियान जागरूकता के चलाने के हों, सभी तरह के प्रयास शासन की ओर से निरंतर किए जा रहे हैं। सर, केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है और राज्य सरकार को किस तरीके का सहयोग केंद्र सरकार से मिला है इस पूरे संक्रमण से लड़ने को लेकर? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश आते हैं उनका तत्परता से पालन कर रही है, और उन निर्देशों के अनुरूप सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, और राज्य सरकार को केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, कहीं किसी तरह की समस्या नहीं है। सर, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, अपनी समीक्षा बैठक भी जब वो रोजाना लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण ना फैले, इस बात को खासतौर से ध्यान रखा जाए, उस और किस तरीके से काम हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में ये अपना संक्रमण ना हो, इसके लिए हमारे जितने भी जो ग्रामीण स्तर के जो जितने हमारे विभाग हैं, उन सब विभागों का हम सहयोग ले रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के हमारे जो पालक शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षकों की समितियां हैं, और इसके साथ साथ दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों के और विद्यार्थियों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, और ऑनलाइन जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उसके साथ साथ कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, इससे संबंधित जो उत्साहवर्धक संदेश हैं, सकारात्मक संदेश हैं, वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे वन विभाग की जो ग्रामीण अंचलों में वन सुरक्षा समितियां हैं, वन समितियां हैं, और इसी तरह से गृह विभाग की जो हमारी नगरीय क्षेत्र की सुरक्षा समितियां हैं, ग्राम स्तर की सुरक्षा समितियां हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के जो दूरस्थ अंचलों में हमारे जो हॉस्टल्स हैं, अधीक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, और इसके साथ साथ नगरीय विकास के जो हमारी जितनी भी वार्ड मेंबर्स हैं, जो समितियां बनी हुई हैं नगरीय क्षेत्र में, वे भी इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रही हैं। और जितने भी हमारे मैदानी स्तर पर काम करने वाले विभिन्न विभाग हैं, उन सभी विभागों के मैदानी स्तर के कर्मचारियों को चिन्हित करके, उनका चिन्हांकन करके, उनका संवेदीकरण किया गया है, उन्मुखीकरण किया गया है, और जितनी भी विभागीय
योजनाएं हैं, विभागीय कार्यक्रम हैं, विभागीय जो समारोह होते हैं, उन सब में भी कोरोना वायरस को नियंत्रित करने से संबंधित प्रचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो दूरस्थ अंचलों तक, अंतिम छोर तक जो हमारा व्यक्ति है वहां तक पहुंचने की कोशिश हम विभिन्न जो हमारे मल्टीमीडिया हैं, डिजिटल मीडिया हैं और हमारे जो जनसंपर्क विभाग के जो अधिकारी हैं, वे लगातार प्रेस नोट के माध्यम से और कोई भी यदि नकारात्मक खबर आती है तो उस खबर का खंडन करने के लिए जो प्रामाणिक जानकारी है उसके साथ उसका प्रचार प्रसार भी दूरस्थ अंचलों में बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। और दरअसल ये एक सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये भी हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ जाती हैं जो तथ्यहीन होती हैं, आधारहीन होती हैं, वो आम जनता तक पहुंच रही हैं और उसको भी पुख्ता करने का, उसको भी आम जनता तक सही तरीके से पहुंचाने का काम अगर देखा जाए, उसको उसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ये बताने का काम भी हम भी कर रहे हैं, मीडिया लगातार कर रहा है, हम अपने फैक्ट चेक कार्यक्रम के जरिए भी ये लगातार बताते आए। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती यही है इस वक्त कि सरकार अपना काम कर रही है लेकिन आम जन का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और आम जनता, ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो भी आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा खुद कर रही है, सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, यानी कि जिम्मेदारी मिलीजुली निभाई जा रही है। डॉक्टर अशोक भार्गव सर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपको क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये बात ज़रूर मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम से ये तय हुई है कि जो हमारे दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुँची है कि किस तरीके से उनकी जो सरकार है वो काम कर रही है और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, तंत्र कितना मजबूत है। और एक चीज और कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स मैदानी इलाकों में काम कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, आपको उनको सहयोग करना, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो भी चाहें तो अपने घर में बैठ सकते हैं, वो भी चाहें तो इस संक्रमण से बचने के लिए शांति से बैठ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए मैदान पर हैं, आपके लिए आपके घर तक पहुंच रहे हैं, तो उनका सहयोग करिए, उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए। सरकार लगातार आपसे कोशिश कर रही है, आपसे निवेदन कर रही है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक निश्चित दूरी बनाइए ताकि इस संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकें। डॉक्टर अशोक भार्गव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विशेष मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो विपरीत परिस्थितियों में दिन रात हमारे कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए और उनके प्रयासों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। और चूंकि कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ये चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ये कोरोना वायरस जब किसी को संक्रमित करता है तो वो समान रूप से सब पर अपना प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके प्रति भी हमारे मन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके प्रति हम प्रेम का, सहयोग का वातावरण निर्मित करने का प्रयास करें और उसे एक ऐसा माहौल, वातावरण देने का प्रयास करें ताकि वो इस संग्राम में पूरी ताकत के साथ कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ सके, लड़ सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।